के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के शो में बातचीत होगी मिडिल ईस्ट की जंगी सूरत हाल पर, लबनान में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद वाली सूरत हाल पर, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के UN जनरल असम्बली में खिताब पर, पाकिस्तान की दावत पर मलेशिया से पाकिस्तान पहुंचने वाले मुतनाज़ा भारतीय नाम नहाद आलम दीन जाकिर नाइक के दौरा पर और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, कनाडा के सियासी मंजरनामे पर भी कुछ बात करेंगे। तो बातचीत का आगाज करते हैं हम मिडिल ईस्ट की जंगी सूरत हाल से। इसराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को बैरूत में हलाक कर दिया। आप इसराइल के इतने बड़े ऑपरेशन को कैसे देखते हैं और क्या इससे इस्लामी जिहाद को धचका लगा? क्या आप समझते हैं कि इस्लामी जिहाद था जिसके अगेंस्ट ये हुआ? बिल्कुल, हसन नसरुल्लाह तो इस्लाम के नाम पर ये जिहाद कर रहे हैं इन हिज लीडरशिप ऑफ हिजबुल्लाह फॉर द पास्ट 32 ईयर्स। और जो ये हिजबुल्लाह तंजीम है ये इससे भी पुरानी है। तो ये तो इस्लाम के नाम पे जिहाद कर रहे हैं और इसमें सिर्फ हसन नसरुल्लाह को ही या हिजबुल्लाह को ही ये एक तरह से डेथ वारंट नहीं मिला, बल्कि ये इस्लामिक जिहाद से एफिलिएटेड जितनी वर्ल्ड वाइड तंजीमें हैं उनको धचका लगा है। क्योंकि इज़राइल ने एक वाज़े तौर पर मैसेज दिया है कि भाई आपका जो इस्लामी जिहाद के नाम पे जो जोशो जज्बा है और उसके पीछे जो आपका कारोबारी ये सारे का सारा जहादी मशीनरी है, ये हमने अब आपकी तबाह कर दी है नफ्सियाती तौर पर और अमली तौर पर भी काफ़ी हद तक। अब अगरचे हिजबुल्लाह की जो अब रह जाने वाली ज़िंदा रह जाने वाली लीडरशिप है वो धमकियां दे रहे हैं कि हम देख लेंगे, इज़राइल को तबाह कर देंगे। वो पहले भी कह रहे हैं ड्यूरिंग द पास्ट 35-40 ईयर्स। तो हशर देख लीजिए कि ये अपनी उस बिल्डिंग में मौजूद थे और उसके जो बेसमेंट जो नीचे बंकर उन्होंने बनाए हुए थे वहाँ पे मौजूद थे, मगर इज़राइल के खौफनाक और शदीद हमले ने न सिर्फ हसन नसरुल्लाह को हलाक कर दिया बल्कि कई लीडरों को और भी जो उनकी मरकज़ी टीम थी उनको भी बर्बाद कर दिया। और नफ्सियाती तौर पर हिजबुल्लाह को भी, हमास को भी और पूरी ये जो इस्लामिक जिहाद की मेंटालिटी है उस सब को शटर कर दिया है। यानी उन्होंने बेसिकली ये मैसेज दिया है कि यू आर नॉट आउट ऑफ आवर एक्सेस, हुएवर वेरेवर व्हाटएवर वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। जी देखिए, इससे पहले ये जो हमला हुआ जिससे हसन नसरुल्लाह की हलाकत हुई बैरूत में, सीरिया में, इज़राइल ने पेजर्स के ज़रिए धमाके किए, वॉकी टॉकी के ज़रिए धमाके किए। ये सारे के सारे लीडर अपने मोबाइल फ़ोन छोड़ के भाग गए। इनको ये ख़दशा था कि कहीं इनके मोबाइल फ़ोन न ब्लो अप हो जाएं। इनके मोबाइल फ़ोन्स पे भी इज़राइल ने किसी तरह से समहाउ मैनेज वो किया, मैसेजेस भेजिए। इनका ये जो ख्याल था कि हम तलवारें लेकर, हम ग्रेनेड लेके, हम कलाशनिकोफ लेके बहुत बड़ा जहाद कर सकते हैं। तो इज़राइल ने इनको बताया कि नहीं, अब टेक्नोलॉजी और पावर हमारे हाथ में है। तो ये बहुत बुरी तरह शैटर्ड हुए हैं। इज़राइल ने बहुत ना सिर्फ खौफनाक मैसेज दिया है बल्कि अब तक जो हमास गज़ा में इज़राइल ने ऑपरेशन किया है उसमें भी इनके हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ लबनान में भी अभी ये गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान इनके सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और ये नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको बहुत बड़ा धचका लगा है और ये अब मिलिटरीली भी, साइकोलॉजिकली भी इस काबिल नहीं रहे कि ये उस तरह बदमाशी या जहाद कर सकें जिस तरह ये कर सकते थे। चलिए अब आते हैं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी एक वीडियो में ईरानी हुकूमत को धमकाया है और अवाम को दोस्ती का पैगाम दिया है। आप उनके इस वीडियो मैसेज पर क्या तबसरा करेंगे?
देखिए, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो मैसेज है। जिस तरह की बातें प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा के यानी UN की जनरल असम्बली में की थी, उन्होंने ईरान को कहा था कि ईरान का कोई इंच भी हमारी दस्तरस से बाहर नहीं है। तो उन्होंने 30 सितंबर को एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया और उन्होंने कहा कि ईरान की जो आवाम है वो छुटकारा हासिल करना चाहते हैं ईरान की इस मुल्लायत की रजीम से, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो उन्होंने ये बात की है, ईरान की आवाम वाकई ही इस रजीम से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान के लोग हों या हमने जम्मू कश्मीर में हिजबुल्लाह के हक़ में मुजाहरा देखा या दुनिया के कुछ और हिस्सों में मुसलमान मुल्क, इवन हमारे कनाडा में वो झंडे लहराते फिर रहे होते हैं, लेकिन जब ये ईरान की आवाम से कभी पूछें ये सारे जहादी, तो ईरान की आवाम तो हिजबुल्लाह के मारे जाने पे खुशियाँ मना रहे, सिवाय उस ईरानी आवाम के जिनके मफादात ईरान की रजीम के साथ वाबस्ता हैं। वो भी मैं आपको बताऊं, खुद ईरान के एक साबिक सदर अहमदीन नजाद ने कहा है, उसने कहा कि हमारी अपनी ईरानी इंटेलिजेंस में सैकड़ों इजराइल के एजेंट हैं। आपको याद होगा भी कोई 1-1.5 महीना पहले जब इजराइल ने हमास के लीडर को ईरान के अंदर एक रिमोट कंट्रोल बम धमाके में मार दिया था, और वो जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ वाले गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। इससे ये मुराद है कि इजराइल की इतनी पेनिट्रेशन है ईरान के अंदर कि ईरान के अंदर इजराइल जो करना चाहता है वो कर देता है। उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है कि इस मुल्लायत की रजीम ने ईरान का निज़ाम इतना बर्बाद किया हुआ है और ईरान की इकॉनमी को इतना ख़राब किया हुआ है। अब ईरान के जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो कुछ मजहबी रुझान रखते हैं, जो ईरान के शहरी इलाके हैं वो तो नफ़रत करते हैं इस ईरानी रजीम से, बल्कि इस ईरानी रजीम की वजह से वो मज़हब से नफ़रत करने लगे। मैं मतलब यहाँ कनाडा में सैकड़ों ईरानियंस को जानता हूँ पर्सनली, और मेरे दोस्त हैं बहुत करीबी, उनमें से दर्जनों, और यहाँ पे लाखों की तादाद में ईरानी रहते हैं। उनकी 99% ईरान की हुकूमत से नफ़रत करती है। अब जो इस्लामिस्ट ईरान के साथ अपने वो जो है ना तल्लक बनाना चाहते हैं, मुझे हैरत होती है कि वो कभी ईरानी अवाम से तो पूछ लें कि भाई आप कितने खुश हो। तो यही पैगाम प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी अवाम के बारे में मुझे एहसास है कि वो इस रजीम से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, वो अच्छे रोशन ख्याल लोग हैं। तो इस बात का एहसास इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को है, बाकी मुसलमान ग्रोहों को, जैसे पाकिस्तान के मुसलमान और ये वो। पाकिस्तान के देखिए, मैं हैरान हूँ, शॉक्ड, बड़े बड़े जुगादरी नाम नहाद रोशन ख्याल लिबरल जो वहाँ के कमेंटेटर हैं, जैसे नजम सेठी, वो हसन नसरुल्लाह की हलाकत को शहादत कह रहे हैं। यानी अगर ये पाकिस्तानी, इस लेवल के पाकिस्तानी जो अपने आप को सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म की इंतहाओं को छूते हुए दिखाते हैं, अगर उनका परसेप्शन ईरान के बारे में ये है तो फिर उनका खुदा ही हाफिज है। तो बहरहाल देखिए, ये हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद जो वीडियो रिलीज़ किया है वो ईरानी अवाम के लिए एक पैगाम है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का। और न सिर्फ लबनानी जो सिविल वॉर में उलझे रहे, ये इसी हिजबुल्लाह की वजह से, वो भी खुशियाँ मना रहे हैं उसके चले जाने से और उनके वीक हो जाने से। सिर्फ उस शख्स का जाना ही काफ़ी नहीं है, हिजबुल्लाह बहुत वीक हो गई है ऑर्गेनाइजेशन। अगरचे इसमें 1,50,000 फाइटर्स बताए जाते हैं, मगर उनका हशर देख लीजिए कि अब वो इजराइल कह रहा है कि हम ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। तो उनका ये जो वीडियो मैसेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो मैसेज है, और मुझे इससे एक और मैसेज मिलता है कि शायद इजराइल कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है ईरान के अंदर। चलिए, इसी से रिलेटेड फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जंग आपको किस तरह चलती नज़र आ रही है, किस तरफ को फैलती नज़र आ रही है? देखिए, जिस तरफ को फैल चुकी है ये इसी तरफ को फैलती नज़र आ रही है।
ये जो मुसलमान जज्बाती फिर रहे हैं हसन नसरुल्लाह की हलाकत पर, और ये जो छलांगें लगा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के लोग और आवाम भी, इनसे कोई ये पूछे कि ये जो लोग हैं जहादी, इन्होंने कितना एहसान किया है ईरान की आवाम पे या लबनान की आवाम पे या सीरिया की आवाम पे अब तक ये जो जहाद कर रहे हैं। और इनसे कोई ये भी पूछे कि जो अरब ममालिक हैं, इनफैक्ट जो जहाँ पे मक्का मदीना है, सऊदी अरब हो, अमीरात हो, कोई भी बड़ा देश हो, वो तो हिजबुल्लाह के लोगों को, हमास के लोगों को अपने मुल्क में घुसने नहीं देते। जो असल इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरब, वो तो हिजबुल्लाह को और हमास के लोगों को घुसने ना दे, सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना पब्लिक कंजम्पशन के लिए थोड़ी सी मजम्मत कर देगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसी स्टेटमेंट सऊदी अरब की आई हो कि जी हसन नसरुल्लाह की हलाकत पे उनको बड़ा अफसोस हुआ है। वो अलबत्ता ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि इस जंग को रुकना चाहिए, नहीं फैलना चाहिए। अब जो फैलने वाली बात है, तो कोई भी अरब मुल्क जो इम्पॉर्टेंट अरब मुल्क है, चाहे वो मिस्र हो, चाहे जॉर्डन हो, इवन जहाँ फ़लस्तीनियों की एक बड़ी तादाद बैठी हुई है, चाहे ये अपना सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, कतर हो, ओमान हो, ये इस जंग में कूदेंगे। चूँकि ये इस जंग में नहीं कूदेंगे तो उस वजह से कोई इम्कान नहीं है ये जंग फैलेगी। ये जंग यहाँ तक ही रहेगी जहाँ तक ऑलरेडी फैली है, यानी गज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट बैंक और लबनान जहाँ तक ये आई। चूँकि लबनान में पहले भी खाना जंगियाँ हो चुकी हैं, इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं, तो ये कोई नई बैटल फील्ड तो है नहीं। तो ये जंग यहाँ तक फैलेगी। चाइना और रूस ने मजम्मत ज़रूर की है, लेकिन वो मजम्मत भी ऐसी ही दिखावे की मजम्मत है, और कोई ऐसा ईरान के पीछे ना तो चाइना जाएगा उसकी मदद के लिए, ना रूस जाएगा। ये मैं आपको बात बता दूं, अगरचे ईरान ने यूक्रेन पे मिसाइल गिराने के लिए इसको ड्रोन्स और मिसाइल दिए हैं रूस को, मगर रूस शायद इनको कोई असला फराहम नहीं करेगा। चूँकि रूस के भी कोई बुरे तल्लुकात नहीं है इसराइल के साथ, चाइना के भी बुरे तल्लुकात नहीं है, तो इसलिए ये जंग कोई वर्ल्ड वाइड जंग नहीं होने वाली। मुझे ये जंग किसी सूरत फैलती नज़र नहीं आएगी। मैंने इसी शो में कई बार कहा है कि ये जंग नहीं फैलेगी, बस यहाँ तक ही रहेगी, गज़ा, वेस्ट बैंक और ये लबनान। तो चलिए अब इस तरफ आते हैं कि क्या इसराइल हमास और हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर पाएगा? जी, ये सवाल बहुत अहम है। हाँ, ये मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं कर पाएगा। यही इंटरनेशनल मीडिया पे बात बार बार की जा रही है कि हमास और हिजबुल्लाह दर हकीकत जहादी आइडियोलॉजी का नाम है। आइडियोलॉजी को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, मगर फिज़िकली हमास का आधे से ज़्यादा ख़ात्मा कर दिया है। अब हिजबुल्लाह के ख़ात्मे की तरफ वो बढ़ रहे हैं। मुझे ख़दशा ये है, जहाँ पीछे सवाल आपने किया था कि जंग फैलती हुई क्या कहीं फैल सकती, तो हाँ, एक ज़रूर इलाका है कि ये जंग कहीं ईरान में चली जाएगी। चूँकि इसराइल के अंदर तो जंग होती रहती है, क्योंकि इसराइल के ऊपर तो ऑलरेडी हमास भी रॉकेट के हमले करता रहता है और हिजबुल्लाह भी करता रहता है, हूती भी करते रहते हैं, तो इसराइल तो ऑलरेडी बैटल फील्ड है। मगर इसराइल ने ऐसा आयरन डोम बनाया हुआ है जिससे मिसाइल नकारा हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं 99% के करीब। अब कभी ईरान के अंदर इसराइल नहीं घुसा, ख़तरा ये है कि कहीं ये अब ईरान के अंदर ना घुस जाए, तो इस हद तक जंग फैल सकती है। अगर ईरान के अंदर इसराइल घुसता है तो ईरान भी ज़ाहिर है फिर मजबूर होगा इसराइल के ऊपर अटैक करने के हवाले से। ईरान चाहता नहीं, वो बार बार मीडिया पे एक बात की जा रही है कि इसराइल ईरान को ट्रैप करना चाह रहा है, क्योंकि इसराइल ये चाह रहा है कि ईरान कोई हमला करे तो हम कोई ईरान के न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे हमला करें। तो ये जंग इस हद तक ज़रूर फैल सकती है, मगर अरब ममालिक तो इसमें आएंगे नहीं, उसका कोई चांस नहीं है। ईरान की पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि इस मुकाम तक हालात ना आए, क्योंकि ईरान को पता है कि ईरान इस काबिल नहीं है कि इसराइल की टेक्नोलॉजी पावर के सामने खड़ा हो सके, और इसराइल के पीछे पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड है। ईरान ने ज़रा सा भी कोई ऐसा अहमकाना
फैसला किया तो फिर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड वो पूरी की पूरी फिर असला लेके भी ईरान के पीछे आ जाएगी, तो वो फिर ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वीडियो मैसेज दिया नेतन्याहू ने ईरानी अवाम को कि शायद वो कुछ करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको एक मौका मिलेगा कि ये रजीम गिराने हमारा साथ दीजिए, तो हमारा साथ ये दीजिए है जी, कि हम आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं ताकि ये पीसफुल निस्बतन आसान तरीके से ये मसला हल हो सके और इसके जो नताइज वो चाहते हैं वो उनको जी मिल सकें। वो भी मतलब एक मैसेज है उसमें, वो भी एक पॉसिबिलिटी की सूरत में ऐसा हो सकता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मामला है आपका ये बुनियादी सवाल कि हमास और हिजबुल्लाह, इजराइल ये सोच रहा है कि भाई इन दोनों की पावर को मैं क्रश कर चुका हूँ और मज़ीद मुझे क्रश करना है। इसके पीछे जो पावर खड़ी है वो ईरान की पावर है, तो क्यों ना एक बार वंस एंड फॉर ऑल उनको भी क्रश कर दिया जाए। आपने देखा और सुना होगा खबरों में कि इसीलिए जो इस वक्त ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी, वो एक नामालूम मुकाम पे किसी महफूज कोट अनकोट मुकाम पे गायब हो चुके हैं। लेकिन इजराइल ने साथ ही हमले के बाद इस हमले के बाद बहुत तेजी से तब्दीली आई है, और क्योंकि ईरान के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। शायद ईरान इस हद तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, शायद वो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि इस हद तक इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है और जो उसकी इंटेलिजेंस है वो काम कर रही है। अब ये है कि वो ईरान की रजीम को इजराइल चाहता है कि तबाह किया जाए, क्योंकि इससे देखिए नेतन्याहू को पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी हैं। मतलब ये एक अलग बहस है। इसलिए पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं कि वो अनपॉपुलर थे, अब वो बेइंतहा पॉपुलर हो गए हैं। और फिर सिर्फ इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है, नेतन्याहू का मिशन भी यही है कि भाई किसी तरह से मैं हिजबुल्लाह, हमास जैसी जहादी कुव्वतों को और उसके पीछे जो ईरान की जहादी सरकार है इसका मैं कला कमा करूं। तो आप ये इस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि ये मल्टीपर्पस जंग थी बेसिकली। इसका एक एस्पेक्ट पॉलिटिकल था, लेकिन उसके पीछे पीछे उनकी कन्विक्शन भी है कि वो ऐसा ही चाहते थे करना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मैं ये कहूँगा कि उनकी कन्विक्शन पहले है नेतन्याहू की, पॉलिटिक्स बाद में आती है। चूँकि बड़ी मुश्किल दुनिया में हम सब जी रहे हैं, कोई लीडर अगर कन्विक्शन भी रखता हो तो पॉलिटिक्स उसकी कन्विक्शन को ख़त्म कर देती है। तो नेतन्याहू ने अपनी कन्विक्शन को, चूँकि वो कई बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, उन्होंने अपनी कन्विक्शन को रोड मैप दे दिया है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ठीक है भाई, वो ये सोचते हैं कि जो काम अमेरिका भी हमास हिजबुल्लाह को बर्बाद करने में नहीं कर सका वो मैं करके दिखाऊंगा। और वो इनफैक्ट अमेरिका का भी काम कर रहे हैं। और वो उन्होंने अपने मैसेज में कहा है कि ये मैं सिर्फ ईरानी अवाम को ही नहीं कह रहा, उन्होंने कहा है कि जो मैं चाहता हूँ इससे सिर्फ मिडिल ईस्ट को फ़ायदा नहीं होगा, पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। और नेतन्याहू का ये कहना बुनियादी तौर पर गलत नहीं है, क्योंकि ये जहादी, सारी जहादी तंजीमें सबसे ज़्यादा इनफैक्ट दुश्मन खुद मुसलमानों की हैं, अगर मुसलमानों को ये बात समझ आ सके तो। चलिए अब आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के UN जनरल असम्बली के खिताब के बारे में उन्होंने इसराइल की मजम्मत की और इसके साथ साथ भारत को भी चैलेंज किया और कहा कि वो भारत की हर नौयत की जारियत का मुकाबला करने को तैयार हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है? बिल्कुल, जंग के लिए या पाकिस्तान ना तो किसी के अटैक को हैंडल करने के लिए तैयार है, ना कोई जंग शुरू करने के लिए तैयार है, ना कोई जंग हैंडल कर सकता है। और मुझे नहीं समझ आती कि शहबाज शरीफ को ज़रूरत क्या पड़ी हुई थी, क्योंकि भारत की तरफ से किसी किस्म की जारहियत या एग्रेशन जो उन्होंने बात की है उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। उन्होंने इशारा किया था शहबाज शरीफ ने कि भारत की तरफ से POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे कब्जे की बात हो रही है, तो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि भाई ये जारहियत मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। लेकिन वो तो भारत कह रहा है कि वो खुद ही पाकिस्तान के ये जो POK के लोग हैं वो खुद ही हमारे साथ आन मिलेंगे। वो तो पाकिस्तान को सिर्फ ये इतना बता रहे हैं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम फौजें लेके चढ़ दौड़ेंगे। ये बात तो भारत ना किसी फोरम पे कर रहा है, ना भारत के अंदर से कोई
पॉलिटिशियन कर रहे हैं। सिर्फ राजनाथ जी जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने चंद बार ये कहा कि भाई POK के लोग खुद ही हमारे साथ आन मिलेंगे। मैं इसको एक पॉलिटिकल बयान समझता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अब जाहिर है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि खुद पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है। आप पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर, नाम नहाद आज़ाद कश्मीर की बात कर लें, वहाँ जो हमने प्रोटेस्ट देखे वो लोग खुश नहीं है पाकिस्तान के साथ। वो वाज़े तौर पर देखते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हो रही है और पाकिस्तान में हम उनके साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है, इसलिए वो नाखुश हैं। फिर ख़ुद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी PTI वो बिल्कुल खुश नहीं है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के पश्तून देख लीजिए, बलोच देख लीजिए, मुहाजिर देख लीजिए, बहुत सारे सिंधी गिरोह हैं, वो खुश नहीं है। अब तो पंजाबी भी खुश नहीं है। तो वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत में कोई कमेंट्री चलती है। भारत की सरकार की तरफ से तो कोई कह ही नहीं रहा कि हम जनाब को असला लेके आ रहे हैं, जारहियत करने आ रहे हैं। तो शहबाज शरीफ को ये बातें UNO में कहने की ज़रूरत क्या थी? अब शहबाज शरीफ ने जो बातें की हैं इजराइल के ख़िलाफ़, वो आई कैन अंडरस्टैंड। वो अब ज़ाहिर है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ये बातें नहीं करेगा तो और क्या करेगा। तो बहरहाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने UN की जनरल असम्बली में इजराइल की जो मजम्मत की, वो हम समझ सकते हैं कि वो ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है हमेशा से इजराइल के ख़िलाफ़। चलिए पब्लिक कंजम्पशन के लिए कह दिया, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की अहमकाना बात करने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि शहबाज शरीफ को भी पता है कि अल्टीमेटली भारत के साथ जब तक वो अपने ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे, उनकी इकॉनमी, उनका निज़ाम ठीक नहीं होगा। अब वो भारत को खामखा, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने UN की जनरल असम्बली में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया, उन्होंने इंटरनेशनल बातें की हैं। अब ये जाके बग़ैर किसी प्रोवोकेशन के भारत को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने बाद में अपने ख़ताब के दौरान पाकिस्तान का जिक्र किया था। उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो हालात हैं वो उसका अपना कर्मा है, बस इतना ही उन्होंने कहा। और फिर टका के भारत की एक फर्स्ट सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक कड़ा सा जवाब दिया था। तो प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान आर्मी को खुश करने के लिए ये बयान दिया भारत के ख़िलाफ़। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी का पूरा जो वजूद है वो भारत दुश्मनी की बेस पे है। तो इसके बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस तरह की अहमकाना बातों से अवॉइड कर सकते तो उनके लिए भी अच्छा था, और वो फोकस करते पाकिस्तान के हालात पे, इंटरनेशनल सूरत हाल पे। लेकिन उन्होंने खामखा भारत को बीच में ला के एक बार फिर ये फ़ज़ा क्रिएट की है कि भाई भारत के साथ बातचीत अगर होने का इम्कान कोई आइंदा 2 साल बाद भी मुमकिन था तो वो अब 3 साल बाद भी मुमकिन ना रहे। ठीक है, स्टेटमेंट्स के लिए मोहतात नहीं रहे। चलिए अब आते हैं भारत से ताल्लुक़ रखने वाले एक मतनाज़ा नाम नहाद आलिम दीन जाकिर नाइक मलेशिया से हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान पहुँचे। वो हुकाम से भी मिलेंगे और पाकिस्तान अपने दौरे के दौरान लेक्चर्स भी देंगे। उनको पाकिस्तान बुलाने से पाकिस्तान भारत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये फिर एक अहमकाना हरकत की है पाकिस्तान ने। अभी मैं बात कर रहा था UN के जनरल असम्बली में कि पाकिस्तान ऐसे ही बग़ैर किसी रीज़न के भारत को खामखा चैलेंज कर रहा है। अब भारत के ये एक इंतहाई मुतनाज़े नाम नहाद आलिम दीन जाकिर नाइक जो रह रहा है उधर मलेशिया में, इस पे भारत की जो इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसियां हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम लगाया हुआ है, हेट स्पीच के भी हैं। तो ये एक भारत का परसोना नॉन ग्राटा किस्म का आदमी है। अब इसको पाकिस्तान की हुकूमत इनवाइट करके, यानी इसमें एक तो यह ना कि वो पाकिस्तान के कोई लोग उनको इनवाइट करते, जस्ट पब्लिक उनको बुलाती कि जी चलिए हम बड़े आशिक हैं आपके, आप आए लेक्चर दें। हुकूमत की तरफ से इनको इनविटेशन दी जा रही है, एक डेलीगेशन पहुंचा इनको रिसीव करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। तो इससे भारत को क्या मैसेज मिलेगा कि भाई जो आपके नापसंदीदा आप लोग हैं, जो आपकी रियासत के रिक्वायर्ड लोग हैं, हम उनको खुश आमदेद कहेंगे। और मजहबी प्रोवोकेशन है, मज़हब को यूज़ करना है जबकि हालात बहुत टेंस हैं, ये अपनी जगह पे एक बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ है।
अब ये साहब पाकिस्तान में लेक्चर देंगे तो जाहिर है इम्कान तो यही है, ख़तरा तो यही है कि ये भारत दुश्मनी की बात करेंगे। अगर भारत दुश्मनी की डायरेक्ट बात इन्होंने ना की, जो कि करने से ये बाज नहीं आएंगे, अगर ना भी की तो ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार के ख़िलाफ़ तो ये बात करेंगे ही करेंगे। तो उससे फिर पाकिस्तान के, जो मैंने अभी पीछे कहा था कि अगर भारत से फ़र्ज़ कीजिए कोई इम्कान थे कि 2 साल बाद भी इनकी बातचीत हो सकती थी, अब UNGO ने जो बातें की हैं शहबाज शरीफ ने, उसके बाद 1-2 साल और आगे बात खिंच जाएगी। अब इनको बुला के वो 1-2 साल और बात आगे को खिंच जाएगी। यानी पाकिस्तान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि भारत को कोई कूल एंड काम किस्म का जेस्चर दे। उनका जेस्चर यही है कि भारत को हर वक्त प्रोवोक करते रहे, हर वक्त कचौके लगाते रहे। जो भारत को भारत से नफरत करने वाले लोग हैं उनको एकोमोडेट करें और उनके भाषण दिए जाएं। और फिर पाकिस्तान ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर UNGA हो या कोई भी जगह हो, यही जिक्र करता है जी कि कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, पूरे भारत में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। अब भारत के मुसलमान, इवन असदुद्दीन अवैसी कहते हैं पाकिस्तानी लीडरशिप को, वो कहते हैं यार ये पागल है। वो बाकायदा ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कहते हैं पाकिस्तानी लीडरशिप तो ये पागल है। वो कहते हैं ये पागलों का देश है। हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे अगर कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं तो हमारा अपना देश है, हम जाने हमारा काम जाने। हर मुल्क के अंदर जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फेथ्स के लोग रहते हैं, वहाँ पे आपस में बहसें भी होती हैं, आपस में डायलॉग भी होता है, डिफरेंसेस भी होते हैं। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस किस्म की सूरत हाल में एक कंट्रोवर्शियल शख्स को दावत दी जाए और फिर उससे दीन के मतलब गुफ्तगू का कोई इरादा हो। चलिए अब आते हैं IMF की तरफ। पाकिस्तान को IMF से पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात जूं के तूं हैं। क्या पाकिस्तान अपने सियासी हालात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगा? और क्या आप समझते हैं कि सिर्फ फाइनेंसेस ही पॉलिटिकल सॉल्वेशन है? देखिए, फाइनेंसेस भी ये कोई पॉलिटिकल सॉल्वेशन वाले तो नहीं है, ये तो कर्जा है। या तो होना कि पाकिस्तान ने कोई मेहनत करके अपने वसाइल से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया हो कि जी उससे कोई पॉलिटिकल सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की आप कोशिश कर रहे हो। ये तो कर्जा है। पहले कर्जों में ये दबे हुए हैं, ऊपर से और कर्जा ले रहे हैं, यानी और दबेंगे और दुनिया के दबाव में आएंगे और फिर उस कर्जे के नतीजा में कुछ ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेना चाहेंगे, मगर वो भी नहीं लेते नज़र आ रहे। अभी हमने देखा लास्ट वीकेंड पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की वो तो और चल रहा है और उस प्रोटेस्ट को उन्होंने दबा दिया बुरी तरह, रुकावटें खड़ी की और किसी को पहुंचने नहीं दिया इस्लामाबाद और कह दिया जी कि हमने दफ़ा 144 लगा दी है। अच्छा वो है। अच्छा, पाकिस्तान के ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ख़ास तौर पर PTI की जमात के, वो मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान की रियासत को। बलोच रेबल्स एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट तो पॉलिटिकल मसला है ना, उनके साथ कोई नेगोशिएशन ही नहीं, उनको मतलब कोई ये तसल्लियाँ ही नहीं दे सकती पाकिस्तान की रियासत कि भाई हमने जो आपके ऊपर जुल्म किए हैं हम बंद कर देंगे, आपके जो लोग हमने पकड़े हुए हैं उनको छोड़ देंगे, माफ़ी मांग लेंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। पश्तूनों के भी उसी तरह के मसाइल हैं। तो देखिए, पश्तून अपनी जगह पे तंग हैं, मुहाजिर अपनी जगह पे तंग हैं, बलोच अपनी जगह पे तंग हैं। अब PTI जिनकी अक्सरियत पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में है, वो इनसे वैसे तंग है। तो इस सारी सूरत हाल में कर्ज़े भी ये ले रहे हैं, कर्ज़ों के ऊपर कर्ज़े ले रहे हैं और कर्ज़े लेते चले जाने से इनके ना तो इकनॉमिक मसाइल हल होंगे ना इनके पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। चलिए आते हैं अपने घर यानी कनाडा की तरफ। पिछले हफ्ते कैनेडियन पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव पार्टी ने PM ट्रूडो पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया, जो कि नाकाम हो गया। आपको अब कैनेडियन सियासत का नक्शा कैसा नज़र आ रहा है, किस तरफ को जाता हुआ दिखाई देता है? देखिए, कनाडा के इलेक्शन अगर अपनी रूटीन में हो तो अगले साल यही सितंबर अक्टूबर के महीना में होने बनते हैं।
और कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं पियर पोलिवर, उनकी कोशिश ये है कि चूँकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करूं, क्योंकि जगमीत सिंह ने अपना जो कोलिशन है ऑफिशियली तोड़ने का ऐलान कर दिया था। जो पार्टी के बिकॉज है वो भी खुश नहीं है, मगर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पिछले हफ्ते इन्होंने पेश किया वो भी नाकाम रहा, इसलिए कि ना तो एनडीपी ने इनके हक़ में वोट दिया और ना वो जो बिकॉज वालों ने इनके हक़ में वोट दिया। तो फिर झुंझला के पियर पोलिवर ने कहा है कि हम दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करेंगे जब वो पेश कर सके। तो मेरा ये ख्याल है कि पियर पोलिवर को भी अब जो है ना डेस्परेशन छोड़ देनी चाहिए। ट्रूडो पे प्रेशर ज़रूर रखे मगर उसको उसके हाल पे छोड़। पर कंजर्वेटिव पार्टी को अपनी कोशिशें करना चाहिए, इन पे पॉलिटिकल दबाव डालना चाहिए, जहाँ कहीं भी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर सके सॉलिड तरीके से पेश करें। लेकिन अगर इसी तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया कि दूसरी पार्टियों ने या इंडिपेंडेंट्स ने इनका साथ ना दिया तो उससे कंजर्वेटिव की वैल्यू भी कम होगी। इस वक्त कंजर्वेटिव का ग्राफ ऊपर को है, 20 पॉइंट्स पे इनकी लीड है। तो प्रेशर, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहिए उनको कि वो इस पे रखे, लेकिन अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तभी अब पेश करें जब इनके पास किसी न किसी पार्टी का एटलीस्ट इनके साथ वेट बढ़ जाए। वो एटलीस्ट जो ब्लॉक वालों का है उनका ही वोट इनके साथ आ जाए, वो भी अभी इनके साथ नहीं आ रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोशिश करनी चाहिए पियर पोलिवर को अब कि खामखा की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करे। अपना प्रेशर रखें, ट्रूडो को मज़ीद अनपॉपुलर होने दें। ऐसा ना करें कि अपने प्रेशर को अननेसेसरीली इतना बढ़ा दें कि ट्रूडो उससे फ़ायदा उठाए। तो चूँकि देखिए इलेक्शन हो सकता है ट्रूडो अगले साल मई जून या अप्रैल में अनाउंस कर दे, ये तो ट्रूडो के पास अख्तियार है ना एज अ प्राइम मिनिस्टर। वो सिलेक्शन को अब तो शायद अगले साल इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में नहीं जाएगा, चूँकि उससे पहले ही हो जाएगा। अगर ट्रूडो को बजट वो जब पेश करना होगा अगले साल तो बजट पास करवाना होगा, तो जगमीत ने एटलीस्ट बजट में साथ ना देने का एक तरह से इंडिया तो दिया है। तो ट्रूडो अगर खुद से इलेक्शन कॉल करेगा अगले साल किसी वक्त तो वो इलेक्शन होने दे। तो मेरा ये ख्याल है कि अब पियर पोलिवर को यानी कंजर्वेटिव पार्टी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अननेसेसरीली पेश नहीं करना चाहिए। आज के बिला तकल्लुफ़ तबसरों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मज़ीद तबसरे लेते रहेंगे, हालात पे रोशनी डालते रहिएगा। आज का बिला तकल्लुफ़ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.